नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। कवर्धा के बहुचर्चित स्कूल गुरुकुल पब्लिक स्कूल के ऊपर एक आरोप लगा हुआ था कि वहां पढ़ रही 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा गर्भधारण कर ली है। और गर्भधारण कर ली है करके जैसे ही आरोप लगा, जैसे ही लोगों के बीच ये चर्चा हुई, मीडिया में चला, खूब सोशल मीडिया में वायरल हुआ, लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। और साथ ही साथ चर्चा के साथ साथ इस विषय को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन भी करना चालू कर दिए थे। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इस विषय को लेकर कवर्धा में ही कामू बैगा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। साथ ही साथ इसी विषय को लेकर कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन जताई थी, विरोध किए थे इसका, और एसपी कार्यालय में इसका ज्ञापन भी सौंपे थे कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल में इस तरह का गतिविधि जो है वो सामने आ रहा है करके। लेकिन इसी विषय को लेकर आज गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने जो है अपना पक्ष रखा है कि वास्तविक सच्चाई क्या है, क्या जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप सही है, या बिना कोई तथ्य के कोई भी निष्कर्ष सामने ला दे, ऐसा मतलब जो है मामला सामने आ रहा है। ऐसे करके जो है गुरुकुल पब्लिक स्कूल जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपना सफाई दिए हैं कि वास्तविक घटना क्या है, क्या कुछ हुआ है, और जो वायरल वीडियो चल रहा है, जो मीडिया में चल रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, उसकी असली सच्चाई क्या है, उसकी असली बातें क्या है। इन सभी विषयों को लेकर आज प्रबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ को जो है पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं कि क्या सच्चाई है और क्या घटना है, कैसे हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। इन सभी विषयों को पॉइंट टू पॉइंट बताए हुए हैं, और जो आरोप लग रहा था उस आरोपों पर भी जो है उन्होंने उन आरोप जो सवाल उठ रहा था उन सवाल का जवाब भी दिए हैं। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने क्या कुछ अपना सफाई दिए हैं। सम्मानित पत्रकार बंधु और मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात आपके समक्ष रख सकें। पिछले कई दिनों से संस्था की एक पुरानी छात्रा, आदिवासी छात्रा के संबंध में मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अलग अलग बातें रख रहे हैं, और इस संबंध में संस्था और संस्था से जुड़े व्यक्तियों के बारे में भी कुछ कुछ कहा जा रहा है। तो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि मैं किसी पर भी आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी प्रकार का विवाद को बढ़ावा देना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप यथा स्थिति को जाने, एक्चुअल स्थिति क्या थी उसका संज्ञान आप सबको होना चाहिए। मैं और साथ शुरुआत में ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चे की निजता, गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा, और ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा कि बच्चे की निजता को ठेस पहुंचे या गरिमा को ठेस पहुंचे। मेरे पास जो भी फैक्ट हैं, मैं जो भी बातें करूंगा वो पूरे एविडेंस के साथ, क्योंकि अभी जितने भी पत्रकार वार्ता हुए हैं उसमें कोई भी एविडेंस नहीं था कहीं पे भी। अब मैं आपको पूरे एविडेंस के साथ में आपको अपनी बातें रखूंगा, जो कि क्रमवार है। मेरा पहला जो क्वेश्चन, हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार राय, प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल। मेरा पहला प्रश्न ये है कि वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास आपने सबने मीडिया में प्रसारित किया है, अलग अलग लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आप लोगों को पता है यथास्थिति किसने क्या क्या कहां से बोला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इन जिन्होंने आपके सामने मीडिया में कॉन्फ्रेंस से किया है, क्या उन्होंने उस बच्चे से या उनके पालकों से कहीं पे भी कोई संज्ञान लिया है? क्या उनकी अनुमति है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? अगर है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार उस बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं लिखी गई है, ना ही उनको पालकों को संज्ञान में लिया गया है, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जो कि तथ्यहीन है, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है इस तरह ये करना। और दूसरी बात यह है कि बच्ची जो है कवर्धा में प्रसव हुआ है, ऐसा कुछ बातें कह रहे हैं।
तो इस मामले में और कुछ उसमें कमेंट्स कहा गया है कि बच्ची 8 महीना गर्भवती थी और स्कूल में रही, तो कैसे किसी को पता नहीं चला। बिल्कुल सही कहा है आपका। मैं भी अगर उस समय, तो खैर मैं नहीं था, फिर भी मैं भी अगर रहता तो शायद क्वेश्चन यही करता कि 8 महीने की प्रेग्नेंट बच्ची को कैसे पता नहीं चला। तो इस बारे में मेरे पास स्पष्ट ये बात कहना चाहूंगा कि टोटल बच्ची जो है वर्किंग डे अप्रैल से 4 फरवरी तक 334 दिन होते हैं वर्किंग डे के। इसमें बच्ची जो है सिर्फ स्कूल में 153 दिन रही और 181 दिन अपने घर में रही। तो ये क्या 181 दिन जब बच्ची घर में रही तो माँ बाप को पता नहीं चला? मेरा प्रश्न ये है। इसके बाद बच्ची जो है, जब वो मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से, जब डिलीवरी के हिसाब से बच्ची जब 7 महीने की थी, उस समय बच्ची जो है 16 दिन स्कूल में रही और 15 दिन अपने घर पे रही है। मेरे पास उसके दाखिले अटेंडेंस रजिस्टर का पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ मैं। तो 7वें महीने भी अगर पेरेंट्स को पता नहीं लगा, इसके बाद 8वें महीने में बच्ची जो है 6 दिन अपने घर पे रही है और बाकी दिन स्कूल में रही है। तो जब पालक जो है, उनके माता पिता, उनके मामा, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्ची प्रेग्नेंट है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक टीचर या एक प्रिंसिपल पता लगा ले कि इसको वो प्रेग्नेंट होगी? तो यहाँ पे बातें क्लियर हो सकती है, क्योंकि बच्ची जो है इतनी दुबली थी, उसकी जो शारीरिक जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया उसमें। और बच्ची ने खुद भी एफआईआर में, जहाँ बीजापुर में हुआ है, वहां पे उसने बच्ची ने कहा है कि मुझे खुद को ज्ञान नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इस बारे में एफआईआर की कॉपी आप सबने दिखाया था आपके अपने मीडिया में, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उस बच्चे की शारीरिक स्थिति बता रही है कि वो प्रेग्नेंट है, पता ही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी वो बच्ची कंटिन्यू उस समय में स्पोर्ट्स में, खो खो में, सब में पार्टिसिपेट करती रही। उसके पिक हमारे पास है, क्योंकि उसका निजता को ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं उस चीज को मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बच्चे की फोटो को भी। और इसके बाद तो इस यहाँ तो क्लियर हो जाता है कि क्यों पता नहीं लगा, है ना, कि 8 महीने के प्रेग्नेंट है तो क्यों पता नहीं लगा। तो शायद कुछ आदिवासी बच्चों में होता है कि शारीरिक स्थिति उतना विकास नहीं हो पाता कि अपने को जैसे नॉर्मल दिखता है, 7 महीने 8 महीने पेट दिखता है, वैसा उस बच्चे के साथ नहीं था। इसीलिए ना उनके माँ बाप को पता लग पाया, ना ही हमें पता लग पाया, और ना ही उस बच्ची ने इस संबंध में कोई भी जानकारी स्कूल में दी है, ना ही वार्डन को दी है। और इस बात की एफआईआर में उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है, एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ये कहा जा रहा है कि उन बच्चों को पेरेंट्स से मिलके, संस्था के लोग मिलके प्रलोभन देके उसकी दूसरी बच्ची को जो है फ्री में पढ़ाने का ऑफर, प्रलोभन दिया गया। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उसकी बहन यहाँ नहीं पढ़ती है, उसके गांव की एक बच्ची यहाँ पढ़ती है, और वो भी जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत है। तो आप लोग को ध्यान दिलाऊंगा कि इस जवाहर उत्कर्ष योजना में शासन पढ़ाती है उस बच्चे को, ना कि स्कूल। तो उसका जो फीस का मामला है वो सारा का सारा गवर्नमेंट से आता है, तो इसमें प्रलोभन वाली बात कहाँ होती है? तो ये बातें भी आपकी उससे स्पष्ट है कि यहाँ पे मनगढ़ंत बातें जो है बताकर संस्था को बदनाम करने का उद्देश्य है। तीसरी बात, प्रसव। ये भी कहा गया, कुछ मीडिया के मैंने फुटेज देखा, उसमें कहा गया है कि प्रसव कवर्धा के किसी हॉस्पिटल में उसका प्रसव कराया गया है। लेकिन एफआईआर की कॉपी में आप देखेंगे कि वहां पे स्पष्ट लिखा है कि उसका प्रसव उसके गांव में, इलमिडी गांव में के अस्पताल में हुआ है, जिसकी कॉपी भी आप देख सकते हैं। फिर कहा गया कि आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया गया है। तो आधार कार्ड का उनका अपना विषय था, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में भी बताया है कि वो बच्चे को जवाहर उत्कर्ष योजना में उनको तैयारी का एडमिशन कराना था, इसीलिए आधार कार्ड को उन्होंने चेंज किया। तो इसमें स्कूल की कहीं भी कोई भूमिका नहीं है, उससे आप बच्चे से खुद मिलके या उनके पालक से मिलके भी आप उसका संज्ञान ले सकते हैं। कुल मिला के कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्था को उसके गर्भवती होने का कोई भी संज्ञान नहीं था स्कूल में, ना ही किसी वार्डन को, ना ही प्रिंसिपल को। बच्ची ने तबीयत खराब थी, एक दिन संडे को एक दिन रहता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, तो उसने अपने बच्चे को पेरेंट्स को फ़ोन की और बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, मुझे आके ले जाइए। और उस समय उनके मामा और उनकी मम्मी और उसकी बहन आए, और उन्होंने, उसका भी मेरे पास रिटर्न में लेटर लिखा हुआ है
कि तबीयत खराब होने के कारण हम ले जा रहे हैं। और घर जाने के बाद हम लगातार उससे कांटेक्ट में रहे, क्योंकि जवाहर उत्कर्ष योजना की बच्ची है तो हमें जवाब देना पड़ता है कि बच्ची क्यों नहीं आ रही है। तो उन्होंने हमेशा से यही कहा कि बच्चे की तबीयत दे पाएगी, हम बच्ची को स्कूल वापस नहीं भेज रहे हैं। इसके पश्चात 1.5 साल बाद जब उस टीसी का आवेदन आया तब हमें उस चीज का संज्ञान हुआ कि बच्ची गर्भवती थी और उसने एक बच्ची को प्रसव में एक लड़की हुई है उसकी, और वो अपने जिसके साथ उसका संबंध था उसी के साथ शादी करके वो अपनी खुशहाल जीवन जी रही है। और उसने ये स्टेटमेंट जज के सामने भी कहा है कि मैं खुश हूँ। और मतलब मजे की बात यह है कि विक्टिम जिसके लिए हम पूरे समाज के लोग भिड़े हुए हैं कि उसको न्याय दिला जाए, उस बच्ची को कहीं पे कोई तकलीफ ही नहीं है, वो अपने पति के साथ खुश है। तो ये थर्ड पर्सन कौन होते हैं इस चीज को, उस बच्ची का निजता को और इसको उजागर करने वाले? अभी उस बच्ची ने मैसेज किया है कि मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हूँ, कि मुझे बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऐसा उस समय ठीक है वो 5 महीने नाबालिग थी, लेकिन आज तो बालिग है बच्ची। और किसी के पूर्व में किए गए किसी जो कि संज्ञान स्कूल को है नहीं, उस संबंध में आज लेकर बैठकर उस बच्चे पर दोषारोपण करना कितना सही है? और अगर सही है तो आप बताइए कि कौन सी पार्टी है, कौन सी लोग हैं उससे जाके मिलकर उसे संज्ञान लेके आए हैं। तो मेरा अंत में यही कहना है कि गुरुकुल हमेशा से सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा से ही बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि के लिए प्रतिबद्ध रहा है। और इसका उदाहरण ये है कि हमारे पास 360 कैमरेस लगे हुए हैं हर जगह। मेरी खुद की मॉनिटरिंग रहती है, आप मॉनिटरिंग कैमरा देख सकते हैं। एक एक रूम पे हमारी निरीक्षण रहता है कि कोई भी असुरक्षा ना हो। और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि लगातार हम स्कूल गुरुकुल जो है वो लगातार बोर्ड में टॉपर्स दे रहे हैं। और इस चीज के हमारी अच्छाइयों को ना बताते हुए, हमारे जहाँ पे कहीं पे कोई है ही नहीं किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट, शोषण जो बोल रहे हैं शोषण किया गया है, उस चीज को बार बार हाईलाइट किया जाता है। 4 साल पहले कोई घटना हुई है उसको लेकर हमें टारगेट किया जाता है, तो ये बंद किया जाए और जो यथास्थिति है उसको सामने रखा जाए, ताकि बच्चे भी अच्छे से रह पाए और किसी पे बेबुनियाद या निराधार दोषारोपण न किया जाए। थैंक यू। मैं बीजापुर की निवासी हूँ। 2024-25 में जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत मैं कवर्धा में गुरुकुल पब्लिक स्कूल अध्ययनरत थी। मेरे बारे में मैं कुछ समय से सुन रही हूँ कि कुछ समय से मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे साथ किसी तरह का शोषण हुआ है और कवर्धा के क्लिनिक में मेरा प्रसव हुआ है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि मेरे साथ कोई शोषण नहीं हुआ है और ना ही मेरा प्रसव कवर्धा में हुआ है। मैं अपने गांव के अस्पताल में डिलीवरी हुई हूँ और मेरी एक बच्ची भी है। और मेरे गर्भवती होने का बात किसी को पता नहीं था। मैं ना मेरे हॉस्टल वार्डन को ना बताई थी और मेरे किसी फ्रेंड को, ना मेरे स्कूल मेट को, किसी को भी नहीं बताई थी। मुझे भी पता नहीं चला था कि मैं यहाँ मतलब गर्भवती हूँ। मेरे शरीर से मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। जब मैं घर आई तब पता चला और घर आके मेरे माता पिता को बताई कि मैं इस लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी और मैं अपने बच्चे और मेरे परिवार के साथ शांतिपूर्वक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ और मेरे निजी जीवन में कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं बनाया जाए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक शांतिपूर्वक जी सकूं और मैं अपने बच्चे और पति के साथ खुश रह सकूं। मेरे निजी जीवन में किसी संस्था और व्यक्ति का नाम ना जोड़ा जाए और मेरे लिए मेरे परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे इन सब बातों से मेरा परिवार मानसिक रूप से परेशान हो रहा है और सामाजिक सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसी बातों से गुरुकुल पब्लिक स्कूल की प्रतिष्ठा को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है और मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार की निजी जानकारी आगे प्रसारित ना करें और मेरे परिवार की गरिमा का सम्मान करें। मुझे अपना जीवन शांतिपूर्वक जीने दें। कैसे इन दिनों की तबीयत खराब हुई? देखिए, जो बातें कही जा रही हैं उसके बारे में मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि जवाहर विकास योजना के अंतर्गत कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ पढ़ने आता है और अगर वो एग्जाम नहीं दे पाता, जैसा कि उसको एग्जाम देगा वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो उसके संबंध में हमने उनसे जानकारी ली, क्योंकि हमारे जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जिसके माध्यम से चयन होकर आई थी, उनके द्वारा उनके हमको जवाब देना पड़ता है। अगर कोई बच्ची यहाँ पर यहाँ पर सुविधा है किसी भी शासकीय उससे एडमिशन होता है तो वो एग्जाम दे रही है कि नहीं है, उसके एग्जाम का क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा, ये सब चीजें सबमिट करने के बाद ही हमको वहाँ से जो गवर्नमेंट से फंड मिलता है वो हमको मिलेगी। तो हमने उससे जानकारी दी थी। जानकारी देने पे उनके फादर यहाँ पर पैदा आए थे और उनके बाद उन्होंने एफिडेविट वगैरह कब की बात है? अभी एक डेट एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, मेरे ख्याल से हाँ वो जो भी है मैं आपको नहीं बता सकूंगा, क्योंकि वो हमारे मीडिया कर्मियों के पास वो एफिडेविट है, तो जब वो है तो उसको तो आप डेट दे सकते हैं। मेरा बोलने पे वो बदल तो नहीं है, तो डॉक्यूमेंटल है, तो उसको मैं बदल नहीं सकता, तो आप देख सकते हैं वो क्या है। डॉक्यूमेंट तो हाँ मेरे पास सब रखा हुआ है। एक मिनट आप मैंने पुराना एफिडेविट देके देखा है आप लोग को, ये कांग्रेस तक कैसे पहुंच गई। मेरा ये कहना है कि मैं जब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कोई चीज को तो उसको आपको अपने इसमें रखना चाहिए उस चीज को। नहीं नहीं सर, मैं सारी चीज दिखा सकता हूँ, फोटो नहीं खींच दे दूंगा उस चीज का। एक एक करके पूछेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। होता क्या है कि हम आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए या हम अपने जो हमारी स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए वो आपका वकालत करना। मेरी बात तो आप वकालत की भाषा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको कि आप है ना प्रेस की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप देखिए व्यक्तिगत मेरी बात जी जो घटना बताई जा रही है, जिस दिनांक की बताई जा रही है, उस दिनांक को हमारी संस्था का प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र सिंह साहब थे, जो कि अभी यहाँ से अपना वो ज्वाइन करके यहाँ से चले गए और पहले चले गए हैं। अभी वो वर्तमान में कहाँ है सर, इसकी जानकारी मेरे को देना, मैं नहीं दे पाऊंगा, वो कहाँ पर है। ये जानकारी वही दे पाएंगे उन्हीं के दौरान घटना घटा है और ये प्रिंसिपल साहब है, इनको क्या मालूम? नहीं मैं तो डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसलिए अटेंडेंस शीट बताया मैंने। कुछ मित्रों द्वारा जैसे आपने बात कही है कि मैं आपके बैग लेके गया था उसमें आपने ऐसा कह दिया, ये क्या एक्चुअल में डिजाइन देने के कारण क्या है? नहीं सर, डिजाइन देने का तो व्यक्तिगत काम भी हो सकता है सर, उसको हम कैसे बता सकते हैं? किसी व्यक्ति का पर्सनल जो काम है, वो पर्सनल क्या सोच रहा है उसके बारे में हम प्रेस वार्ता में आप उन्हीं को रखना था, उन्हीं के दौरान उन्हीं के कार्यकाल में घटना घटी है। हाँ ठीक है, आपका वही बता सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना सही है, लेकिन सर किसी भी व्यक्ति को मैं मजबूर करके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकता, है ना। और जो अभी आरोप चल रहे हैं उसमें मीडिया जो मित्र हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको भी मीडिया को बहुत खुशी होती है वैसे, तो वो ज्ञानेंद्र सिंह के जो हैं उनसे भी बाइक ले सकते हैं जाके। अब यहाँ पे बोलेंगे कि आप उनसे जाके बाइक लेने को ना सर, अगर अपन को सही वस्तुस्थिति तक पहुंचना है तो अपन को थोड़ी सी तो मेहनत। आज तो प्रेस वार्ता में हम लोग सभी यही सोच रहे थे, पूर्व जो प्रिंसिपल है उपस्थित होगा, उन्हीं से ही हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में घटना। हमारे पास वीडियो है,
ये हमारे यहाँ बनते हैं वीडियो, बच्चों की खेलकूद के संबंध में बनाते हैं, फाइट बना लेते हैं कि आजकल मोबाइल का जमाना ये मामला बहुत गोलमाल नहीं, आपको क्या गोलमाल कह सकते हैं सर, उसमें कोई नहीं। पहले आप मेरा पूरा जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब सुन ही नहीं चाहते। पहले आप मेरी जवाब तो सुन लीजिए, या तो फिर वर्मा जी का जो क्वेश्चन है वो आप गलत मान रहे हैं, उसका आप स्पष्टता देनी नहीं चाहते। नहीं, वर्मा जी का क्वेश्चन है, आप दो ना। मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूँ भाई, आप सुनिए विषय। उसमें वही है सर कि जो वीडियो हमारे पास है बच्चों के खेलकूद के संबंधित, उसने बहुत सारे खेलों में पार्टिसिपेट किया है, और पार्टिसिपेट करने के बाद कल्चरल एक्टिविटी में भी उसने सब पार्टिसिपेट किया है। उसमें उसकी फिजिक देखने के बाद, उसकी बॉडी देखने के बाद कहीं पर ये नहीं लगता कि ऐसे कोई इंसिडेंस उसके साथ हुआ था वो प्रेग्नेंट था। तो उसी सब वीडियो को देखने के बाद ही हमारे सामने कहा था, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि मैं उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि अब निष्ठा का प्रश्न है, और हमारे माननीय जो ऑनरेबल कोर्ट है और कानून है उसके तहत हम किसी का नाम, उसका फोटो, उसके पेरेंट्स का नाम हम नहीं बता सकते, इसलिए हम आपको उसको नहीं कर रहे। लेकिन अगर कानूनी हमको बनना नहीं रहता तो जरूर हम उसको एक कॉपी आपको जारी कर देंगे। सीबीएसई स्कूल है और सीबीएसई के नॉर्म हर तरह कर देंगे, तो हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स का ही जानकारी पूरा सीरियस, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जानकारी दिया जाता है। तो आप सवाल ही नहीं उठता इसमें कि वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं है। अगर मैं वेल क्वालिफाइड टीचर का उसमें नहीं दिखाऊं तो मेरी सीबीएसई की मान्यता रद्द हो जाएगी। तो हम बाकायदा सीबीएसई के नॉर्म के हिसाब से सारे टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है यहाँ पे, और उसकी जानकारी सीबीएसई को भी समय समय पर दिया जाता है जब वो उनके द्वारा मांग किया जाता है। जी अभी वर्तमान में जो आप स्कूल में काम कर रहे हैं ना, तो मैं कई लोगों को उदाहरण दिखा दूंगा कि खबर क्वालिफाइड ना बीएड है ना पीजी है। देखिए, नर्सरी KG1 KG2 के लिए जो है 12 पास टीचर भी पढ़ा सकता है, ये सीबीएसई बोलता है ना। उसके बाद उसको अपने को एनटीटी का ट्रेनिंग करवाना रहता है, वो हम करवाते हैं बीच बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए तो यहाँ पे जो 3-4 साल पहले घटना हुआ ना, छोटे बच्चे का ही घटना हुआ, जो 12वीं के बच्चे का नहीं मारना, तो उन चीजों को ध्यान रखना है ना इसमें। नहीं, मेरा यही कहना है सर कि हमने आवश्यक सुधार पूरा किया हुआ है, फिर से हर बार आप लोगों को 4 साल पुराने के लिए देख के टारगेट करना कितना न्यायोचित है, ये बताइए आप। देखिए, जो 4 साल पहले की बात की तो दूसरी बात, उसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया, उसमें पूरा ट्रायल हो चुका है। ट्रायल होने के बाद उसमें जजमेंट भी आ चुका है, जिसमें स्कूल प्रबंधन के जो प्रिंसिपल और उनको क्लीन चिट मिली, दोष मुक्त हुए, और उसमें जो दोषी था उसको सजा भी हुई। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम आज के दिन उस चीज को हम फिर से उठाते हैं तो हम इसका मतलब ये है कि हम न्यायपालिका पे आक्षेप लगा रहे हैं, जबकि वहाँ जजमेंट हो चुका है, ट्रायल हो चुका है, पूरे डॉक्यूमेंटल जो एविडेंशियल लॉ में पूरी सब चीजें वहाँ बातें आ गई, पुलिस ने सब लॉ पेश किया था, उसके बाद सब जजमेंट हो गया है। तब उस चीज को हमको बार बार मीडिया में लाना हम उचित नहीं है, उस चीज का पटाक्षेप हो चुका है। और वो भी जैसा आपने कहा वो छोटी बच्ची थी, तो अब उसकी भी निष्ठा का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के लिए वहाँ पढ़ रही है, क्या है, कैसा है, ये बातों को भी हमको डिस्कस करना उचित नहीं लगता है। अब मैं यही बोलूँगा मैंने यही कहा था कि ये स्कूल है वहाँ से और हर बच्चे को निकलते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने पूरे प्रेस वार्ता के दौरान आपने बार बार एक बात का जिक्र किया कि मीडिया के माध्यम से या मीडिया के जरिए हमने ये बातें की जानकारी, तमाम तरह की बातें आपने कही, लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण और सबसे कहा जा सकता है कि स्कूल प्रबंधन के गड़बड़ी भी है, या ये भी कहा जा सकता है कि स्कूल प्रबंधन नाबालिग से जुड़े हुए मामले को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई है। और यही कारण है कि यहाँ पर छात्रा के वर्षों की जो गांव है उसका नाम भी यहाँ पर जो है उल्लेख कर दिया है। आप देखिए जो FIR है उसमें तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, प्रसव स्थान के संबंध में बताया गया है, उसमें जो नाबालिग लड़की है उसके गांव का नाम उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट नंबर 3 देखिए, प्रसव स्थान के संबंध में जो तथ्य है। ठीक है, मैंने माना कि मीडिया ने गलत जानकारी दिया, मीडिया को उनके गांव का नाम उजागर नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्कूल प्रबंधन की कितनी लापरवाही इस बात को प्रमाण करता है कि उन्होंने इस प्रेस रिलीज प्रेस नोट जारी किया है, उसने गांव का नाम इंगित कर दिया है। देखिए आप उसमें आपने FIR की कॉपी जारी की है, इसने वो प्रेस मेरी बात सुनो,
इसमें आप उसको या तो बिना से पढ़ ले रहे हैं तो मरोड़ के पेश कर रहे हैं। उसमें लिखा है मीडिया में ये कहा जा रहा है कि छात्र का बचाव वर्धन है, जिसका हमने खंडन किया, जिसका खंडन लड़की जो पीड़िता थी उसने भी अपने ऑडियो वाइट में खंडन किया कि मेरा यहाँ पर नहीं है। दूसरा, ये संस्था के पास उपलब्ध FIR की प्रति में प्रसव स्थान के संबंध में अलग तथ्य दर्ज है, उसमें छात्रा का प्रसव से काम ये अस्पताल में होना लिखा है। आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें FIR की प्रति चलाई गई है, हमारे द्वारा नहीं चलाई गई। तो आप लोग इस पर में और आप मेरी बात सुनिए, मैं पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके किसी भी मीडिया प्रभारी को या मीडिया कर्मी को नहीं बता सकता कि इसने किसने रिलीज किया था। ये तो आप लोगों का तो संगठन है, आप लोगों के संगठन में वो क्या कर रहा है, वो आपका जो संस्था के सदस्य है वो क्या रिलीज कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहा है कि आपको लेना है, वो मेरी ड्यूटी नहीं है, वो ड्यूटी आपकी है। आपके जैसे यहाँ पर प्रेस क्लब है, जो आपका जो जितने भी प्रेस क्लब के जो माननीय सदस्य हैं, उनको देखना चाहिए था कि आप जो भी इसने रिलीज किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उससे पूछना चाहिए था कि भाई ये सब चीजों को आप कैसे चला रहे हैं, या फिर एक मिनट, या फिर आप अपनी गलती के लिए हमको दोषी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जो मीडिया कर्मी है वो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, कानून के बहुत कुछ जानकार होते हैं, उनका अच्छे लोगों से संपर्क रहता है और उसे कानून की अच्छी जानकारी होती है। तो मेरे ख्याल से वो जो मीडिया वाला जो चलाएगा, FIR की कॉपी चलाएगा, जो भी चलाएगा, ये उसको ध्यान देना चाहिए। उसके किसी भी प्रकार के एक्ट के लिए हम कैसे दोषी हो सकते हैं बताएं। तो इसके लिए आप है ना, आपको अगर आप कहीं जाके किसी से मारपीट करते हो तो उसके लिए मेरे से क्वेश्चन करो, मैं नहीं कर सकता, उसका जवाब नहीं दे सकता। उसका जवाब मेरे ख्याल से उस मीडिया कर्मी की जानकारी आपको लेना चाहिए और उस मीडिया कर्मी से बात करना चाहिए कि भाई आप इस तरीके से इस परिस्थिति को वो काम ना करें और उस चीज का ध्यान रखें कि आपको करना है, मेरे को नहीं करना है। मैं उसके लिए एडवाइस पर्सन भी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को मैं कमांड करता हूँ या सुपरवाइज करता हूँ। मैं तो आप लोग से जो तथ्य पर बातें थी उसको मैं आप लोगों को बताने यहाँ पर उपस्थित हुआ था, वो मैंने बता दिया। अब आगे बोलोगे कि 200 पेज वाले ये मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये उचित नहीं है। ठीक है, आप लोग के लिए उचित सर, मीडिया की गलती के अंदर स्कूल प्रबंधन की गलती कर रहा है, स्कूल प्रबंधन की गलती तो है ना, मीडिया की गलती